हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवल कुमार। चलिए वॉकर ऑफ द वर्ल्ड्स की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डुअन के चुप हो गई और जिंगवेई भी विचारों में खो गया। दोनों एक अगरबत्ती जलने के समय तक वैसे ही रहे जब तक जिंगवे बोला। वो बीस्ट के शव के साथ क्या करना चाहता था? जिंगवे ने पूछा। डुअन के ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने दादा की ओर देखा। वो बीस्ट के शव से सामग्री बेचना चाहता है और मांस अपने लिए रखना चाहता है। डुअन के ने उत्तर दिया, तुम उसे मांस नहीं दे सकती। हमें नहीं पता कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा अगर यह वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो तो हमें और जांच करनी होगी। जिंगवे बोला। तो मुझे क्या करना चाहिए दादाजी? डुअन के ने पूछा। जिंगवे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। समान शक्ति वाला एक बीस्ट ढूंढो और उसका मांस उसे दे दो। सामग्री की कीमत के बारे में तुम खुद निर्णय ले सकती हो। जी दादाजी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे, डुअन के ने उत्तर दिया। जिंगवे पीछे मुड़ा और हवेली की ओर चल दिया। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, वह रुका और बोला, बीस्ट के शव को रिफाइन करो और इसका उपयोग किसी भी नए निशानों की जांच के लिए करो जो सामने आ सकते हैं। हम पिछले साल की घटना की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। डुअन के कुछ नहीं बोली और केवल अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। जिंगवे हवेली में प्रवेश कर चुका था और उसकी नजरों से ओझल हो गया था। ये जानते हुए कि उसे क्या करना है, डुअन के ने बीस्ट के शव को हवा में तैराने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने इशारा किया और बीस्ट के शव के ऊपर एक छोटा फॉर्मेशन अरे प्रकट हुआ। धीरे धीरे शव पर लपटें खिलने लगी और फॉर्मेशन अरे घूमने लगा। रिफाइन, डुअन के जोर से बोली। बीस्ट का शव खून के एक पूल में बदल रहा था। एक बार जब पूरा शव खून में बदल गया तो डुअन के ने मोती के आकार के 4 छोटे पत्थर फेंके जो खून के पूल के चारों ओर घूमने लगे। पत्थर तेजी से घूमे जिससे खून का पूल भी चक्कर काटने लगा। 5 मिनट के बाद चारों पत्थरों ने घूमना बंद कर दिया और खून का पूल एक छोटे गहरे लाल संगमरमर मार्बल में बदल गया। डुअन के ने चारों छोटे पत्थरों को वापस ले लिया और हवा में तैरते हुए गहरे लाल संगमरमर को उठा लिया। रिफाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद डुअन के ने अपनी उंगलियां चटकाईं और दुकान के पीछे के छोटे कमरे में प्रकट हुई। वो दरवाजे से बाहर निकली और दुकान के दरवाजे पर लगे फॉर्मेशंस को हटाने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर वह दुकान से बाहर निकली और किनारे पर रखी भद्दी दिखने वाली स्लेड को देखा। स्लेज की अनदेखी करते हुए उसने आसपास लोगों को देखा। ये देखते हुए कि पास में कोई व्यक्ति नहीं था, उसने एक कागज का टैलिस्मन निकाला और उसे फाड़ दिया। जैसे ही कागज का टैलिस्मन आधा फटा, डुअन के पारभासी हो गई और अंततः अदृश्य हो गई। अदृश्य डुअन के ने एक तलवार निकाली जो उसके सामने तैर रही थी। वह तलवार पर कूद गई और उत्तरी जंगल की ओर उड़ गई। डुअन के इतनी गति से उड़ी कि अगर वह दिखाई देती तो वो मानवीय आंखों को केवल एक धुंधली आकृति के रूप में दिखाई देती। वो कुछ ही मिनटों में जंगल की गहराई में पहुंच गई। यह वह क्षेत्र था जहां स्पिरिट बीस्ट्स प्रचुर मात्रा में थे। कोई भी शिकारी इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं करेगा। केवल मुट्ठी भर कल्टिवेटर्स ही जंगल के इस क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम होंगे। यहाँ अनगिनत जानवरों की दहाड़ और चीखें सुनी जा सकती थी। जंगल अंधेरा और घना था। सूरज की रोशनी इसकी छतरी कैनपी को मुश्किल से ही भेद पाती थी। डुअन के जंगल के ऊपर मडराई और 9th रैंक बॉडी टेम्परिंग रेल्म के उपयुक्त बीस्ट की खोज के लिए अपनी स्पिरिट सेंस भेजी। बस 1 सेकंड बाद ही उसे एक मिल गया। वो जमीन पर उतरी भी नहीं और केवल अपनी उंगलियों से इशारा किया और हवा में हथेली के आकार का एक स्पिरिट चीख खंजर संघनित हो गया। उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बीस्ट स्थित था और स्पिरिट चीख खंजर आगे की ओर तेजी से बढ़ा। जिस क्षण डुअन के ने स्पिरिट की खंजर छोड़ा, जानवरों की कोई चीख सुनाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी एक भी आवाज निकालने के लिए बहुत डरे हुए थे। स्पिरिट चीख खंजर 5 सेकंड के बाद वापस आ गया और उसके साथ एक बीस्ट का शव था जो लगभग कायोटी बीस्ट के समान आकार का था। डुअन के ने अपना हाथ हिलाया और 1 सेकंड में बीस्ट के शव को काट दिया गया। उसने मांस को अपने स्पेशल ट्रेजर में जमा कर लिया और एक लकड़ी की डिस्क निकाली। लकड़ी की डिस्क के केंद्र में एक गोलाकार खांचा ग्रूव था। डुअन के ने फिर वह गहरा लाल संगमरमर निकाला जिसे उसने कोयोट बीस्ट के शव से रिफाइन किया था और उसे लकड़ी की डिस्क पर मौजूद खांचे में डाल दिया। एक बार जब गहरा लाल संगमरमर लकड़ी की डिस्क में फिट हो गया तो वो चमकने लगा।
लकड़ी की डिस्क डुआन के हाथ से तैरने लगी और फिर एक दिशा की ओर उड़ गई। डुआन के उसके पीछे उड़ रही थी। लिन म्यू इन सब से अनजान था और वर्तमान में कस्बे की सरायों इन्स की जांच कर रहा था। उसने लगभग आधी सरायों में पूछताछ की थी और अभी तक रहने के लिए एक भी सराय नहीं मिली थी। वह अभी एक और सराय के सामने खड़ा था। ये सराय कस्बे के निकास के करीब स्थित थी और पिछली सरायों की तुलना में कम गुणवत्ता वाली थी। देखते हैं कि क्या मुझे यहाँ कोई कमरा मिल सकता है, लिन म्यू खुद से बोला जब उसने सराय के दरवाजे से प्रवेश किया। वो सामने की डेस्क तक गया और वहां बैठे क्लर्क से बात की। क्या आपके पास सर्दियों के लिए कमरा उपलब्ध है? लिन म्यू ने पूछा। क्लर्क ने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ लिन म्यू की ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ, हमारे पास एक कमरा उपलब्ध है, लेकिन आपको पहले से भुगतान करना होगा और फिर आप आज से 5 दिन बाद उस कमरे में रह पाएंगे। लिन म्यू ने उम्मीद की थी कि क्लर्क मना कर देगा, इसलिए उसकी बातों को सुनकर वो थोड़ा खुश हुआ। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे कमरे में रहने के लिए 5 दिन इंतजार करना होगा और न ही इस बात से कि उसे पहले से भुगतान करना होगा। तो मैं उस कमरे को पूरी सर्दियों के लिए बुक करना चाहूंगा, लिन म्यू ने अपनी आवाज में उत्साह के साथ कहा। क्लर्क ने सिर हिलाया और एक रजिस्टर निकाला। कृपया 3 सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स दे और मैं रजिस्टर में आपका नाम जोड़ दूंगा। लिन म्यू ने 3 सोने के सिक्के निकाले जो उसने पहले से तैयार किए थे और उन्हें क्लर्क को दे दिए। आपका नाम क्या है? क्लर्क ने पूछा जब उसने स्याही के पात्र इंकवेल में एक ब्रश डुबोया। मेरा नाम लिन म्यू है। क्लर्क ने एक छोटी लकड़ी की प्लेट निकाली जिस पर सराय का नाम खुदा हुआ था। उस पर नॉर्थ विंड इन लिखा था। लिन म्यू ने लकड़ी की प्लेट ली और उसे अपनी थैली में रख लिया। 5 दिन बाद वापस आना और काउंटर पर जो भी बैठा हो उसे ये दिखाना, वे तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाएंगे, क्लर्क ने समझाया। लिन म्यू ने क्लर्क को सिर हिलाकर सहमति दी और सराय से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मुझे दुकान पर वापस जाना चाहिए, मुझे उसे छोड़े हुए लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं। डुआन के ने 3 घंटे में लौटने के लिए कहा था, इसलिए वो अब तैयार होनी चाहिए, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू वापस दुकान की ओर चला गया और 10 मिनट में वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी स्लेज अभी भी दुकान के किनारे रखी हुई थी। लगता है कि कोई ऐसी भद्दी बनी स्लेज को चुराने की जहमत भी नहीं उठाएगा, लिन म्यू अपनी आवाज में थोड़ी हंसी के साथ खुद से बोला। फिर उसने दुकान का चरमराता हुआ दरवाजा खोला और दुकान में प्रवेश किया। वो काउंटर तक गया और घंटी बजाने ही वाला था कि दुकान का दरवाजा खुला। लिन म्यू मुड़ा और डुआन के को दुकान में प्रवेश करते देखा। हाँ, वह बाहर क्यों थी? लिन म्यू ने खुद से सवाल किया। मैं मांस लाती हूँ, यहाँ रुको, डुआन के लिन म्यू के पास से गुजरते हुए और काउंटर के पीछे के दरवाजे में प्रवेश करते हुए बोली। वो 1 मिनट बाद एक बोरी के साथ लौटी जो पूरी तरह से भरी हुई लग रही थी। उसने बोरी काउंटर पर रखी, लिन म्यू को इशारा किया और बोली, यहाँ तुम्हारा बीस्ट का मांस है। रही बात पैसों की, लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, लिन म्यू ने उसे बीच में ही टोक दिया। सिक्कों के बजाय मुझे कुछ हथियार चाहिए, लिन म्यू बोला। तुम्हें और हथियार चाहिए? क्या तुम छोटी तलवार से संतुष्ट नहीं हो? डुआन के ने पूछा। नहीं, मुझे छोटी तलवार पसंद है। मुझे बस और हथियार चाहिए अगर मैं किसी लड़ाई या किसी चीज में छोटी तलवार खो दूं। और मैं और भी कई प्रकार के हथियारों का उपयोग करना सीखना चाहता हूँ, लिन म्यू ने समझाया। डुआन के ने सिर हिलाया और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, दुकान के चारों ओर देखो और जो चाहो चुन लो। लेकिन अगर तुम उचित मूल्यांकन अप्रेजल चाहते हो तो इसकी अतिरिक्त लागत लगेगी। लिन म्यू दुकान के चारों ओर गया और जो कुछ भी उसे पसंद आया उसे उठा लिया। अंत में उसने दुकान से 12 वस्तुएं चुनी थी। वो उन सबको ले आया और काउंटर पर रख दिया। लिन म्यू के लिए सभी हथियारों का कुल वजन कुछ भी नहीं था, अब जबकि वो 6th रैंक बॉडी टेम्परिंग रन पर पहुंच गया था। उसके द्वारा चुने गए हथियार कई प्रकार के थे। उसने एक जोड़ी युद्ध दस्ताने, बैटल गॉन्टलेट्स, एक लंबी तलवार, एक पतली और लचीली तलवार, एक सामान्य चौड़ी तलवार, एक बड़ी कुल्हाड़ी, एक छोटी कुल्हाड़ी, हैचेट, एक छोटी ढाल, बकलर, एक बड़ी ढाल, एक भाला और 3 अलग अलग प्रकार के खंजर चुने थे। डुआन के हथियारों के विविध चुनाव से थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। क्या बस इतना ही? डुआन के ने पूछा। हाँ, इन सब की कीमत कितनी होगी? लिन म्यू ने सवाल किया।
यह उस बीस्ट की सामग्री की कीमत के बराबर ही होनी चाहिए, डुआन के ने उत्तर दिया। लिन म्यू ने खुशी खुशी सिर हिलाया और बड़ी ढाल पर सभी हथियारों का ढेर लगा दिया और फिर उसे दुकान के बाहर स्लेज पर रख दिया। फिर उसने मांस की बोरी बाहर निकाली और दुकान से चला गया। डुआन के ने उसे जाते हुए देखा। वो थोड़ा मूर्ख है ना? उसने ये भी नहीं पूछा कि सामग्री की वास्तव में कितनी कीमत थी। डुआन के ने खुद से कहा और फिर अपना हाथ हिलाकर दरवाजे को फॉर्मेशन से सील कर दिया। फिर वो काउंटर के पीछे के दरवाजे में दाखिल हुई और दुकान से चली गई। डुआन के विस्तृत और बड़े आंगन में प्रकट हुई। उसने हवेली तक पहुंचने के लिए धाराओं और नदियों को पार किया जो आंगन के अंत में खड़ी थी। उसकी आंखों ने अपने दादा को ढूंढा लेकिन वह पास में नहीं मिले। ये जानकर कि उसके दादा बाहर नहीं थे, वह हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ गई और बड़े जुड़वां दरवाजों से प्रवेश किया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा इतना शानदार सजाया गया था कि वह किसी राजा के महल को भी शर्मिंदा कर दे। डुआन के बाईं ओर चली और एक विशाल पुस्तकालय में प्रवेश किया। पुस्तकालय में इतनी किताबें थी जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता था। साथ ही विभिन्न अलमारियों पर रखे गए ढेर सारे स्क्रॉल, बांस की पर्चियां और जेड स्लिप्स भी थे। पुस्तकालय के केंद्र में एक मेज और कुछ कुर्सियां देखी जा सकती थी। हवेली के बाकी हिस्सों के विपरीत मेज और कुर्सियां आलीशान या महंगी नहीं लग रही थी, बल्कि वे बहुत साधारण लग रही थी और किसी भी आम आदमी के घर में मिल सकती थी। डुआन के मेज तक गई और अपने दादा को वहां एक कुर्सी पर बैठा देखा। बूढ़ा आदमी एक ऐसी किताब पढ़ रहा था जिसे देखकर लग रहा था कि वह किसी भी क्षण को मिलाकर टूट जाएगी। किताब पुरानी और क्षतिग्रस्त थी, फिर भी बूढ़ा आदमी बिना किसी समस्या के उसके पन्ने पलटने में सक्षम था। जैसे ही डुआन के अपने दादा के पास आई, जिंगवेई ने किताब से आंखें हटाए बिना बात की। क्या तुम्हें कुछ मिला? डुआन के ने अपने दादा की बातों के जवाब में अपना हाथ हिलाया, जिससे 12 शव प्रकट हुए। ये शव भयानक जानवरों, फियर्स बीस्ट्स के साथ साथ स्पिरिट बीस्ट्स के भी थे। भले ही शव अलग अलग प्रकार के जानवरों के थे और उनकी शारीरिक संरचना अलग थी, लेकिन उन सब में एक बात समान थी। वे सभी रंग में एकदम काले थे और एक घबराहट पैदा करने वाला प्रभाव, अनर्विंग ऑरा, छोड़ रहे थे। डुआन के ने फिर सावधानी से एक बक्सा निकाला जो कांच का बना हुआ लग रहा था। उस बक्से में संतरे के आकार का एक बिल्कुल काला लोंदा ब्लॉब रखा था। वो काला लोंदा और भी अधिक घबराहट पैदा करने वाला प्रभाव छोड़ रहा था। ये सबसे शक्तिशाली बीस्ट के शव द्वारा छोड़े गए प्रभाव की तीव्रता का कम से कम 10 गुना था। जिंगवेई डुआन के हाथ में कांच के बक्से की ओर देखने के लिए मुड़ा। तो ये वास्तव में वही चीज थी, जिंगवेई ने कहा। मुझे ये 12 जानवर उत्तरी जंगल में मिले। वे ज्यादातर जंगल के गहरे क्षेत्रों में फैले हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ जंगल के बाहरी हिस्सों में भी मौजूद थे और एक जंगल के किनारे के पास घूम रहा था। डुआन के ने कहा। डुआन के चुप रही और अपने दादा को सभी जानवरों के शवों की जांच करने दी। जिंगवे ने आधे घंटे तक शवों के चारों ओर देखा, जिसके बाद वह अंततः कांच के बक्से के पास आया। तुम्हें उस चीज का ये टुकड़ा कहाँ मिला? जिंगवेई ने डुआन के से पूछा। मुझे यह उत्तरी जंगल के केंद्र के पास मिला। यह एक छोटे तालाब के अंदर पड़ा था और उसने पानी को दूषित कर दिया था, डुआन के ने उत्तर दिया। तो वो तालाब उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस का स्रोत था, कहीं और कोई निशान नहीं? जिंगवे ने सवाल किया। हाँ, संभावना यही है। मुझे इसके और निशान नहीं मिल सके, केवल यही मिला, डुआन के ने उत्तर दिया। जिंगवेई ने डुआन के का उत्तर सुनकर सिर हिलाया। इसे नष्ट कर दो, जिंगवे ने घोषित किया। डुआन के ने एक शब्द भी नहीं बोला और कांच के बक्से के अंदर काले लोंदे की ओर इशारा किया, जो फिर जलने लगा। यह 1 मिनट तक जला, जिसके बाद पीछे राख भी नहीं बची। एक बार जब काला लोंदा नष्ट हो गया तो वह अपनी पोती की ओर मुड़ा और बोला, क्या वो लड़का वापस आया था? वो मुझसे ठीक पहले आया था। मैंने उसे 9th रैंक बॉडी टेम्परिंग रेल्म के बीस्ट का मांस दे दिया। हालांकि उसने सामग्री के बदले में पैसे नहीं मांगे, डुआन के ने उत्तर दिया और थोड़ा रुकी। जिंगवे ने सवालिया लहजे में अपनी भौहें चढ़ाईं। वह सामग्री के बदले में और हथियार चाहता था। मैंने उसे दुकान से कुछ हथियार चुनने दिए। उसने उनकी एक बड़ी विविधता चुनी, डुआन के ने आगे कहा। जिंगवे कुर्सी पर बैठ गया और अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा। उसने पूछने से पहले 1 मिनट के लिए सोचा, क्या उसे छोटी तलवार पसंद नहीं आई? उसे तलवार पसंद आई,
उसने कहा कि उसे हथियार इसलिए चाहिए ताकि अगर किसी लड़ाई के दौरान वो छोटी तलवार खो दे। डुआन के ने उत्तर दिया। और वो इस तर्क पर कैसे पहुंचा? जिंग वे ने उत्सुकता से पूछा। डुआन के चेहरे पर यह वाक्य बोलते समय एक हल्की मुस्कान थी। आपकी पुरानी छोटी तलवार ने दशकों बाद एक बार फिर एक आदमी के खून का स्वाद चखा है। ओह, तो उसने अपना पहला शिकार किया। यह मेरी सोच से भी तेज था, लेकिन फिर भी यह उसके लिए अच्छा है कि उसने इसे जल्दी अनुभव किया और इससे एक सबक भी सीखा। जिंग वे ने अपनी आंखों में पुरानी यादों के साथ कहा। लिन म्यू वर्तमान में स्लेज खींच रहा था जिस पर हथियार और मांस रखा हुआ था। उसे कस्बे से बाहर निकलने में 20 मिनट लगे, जिसके बाद वो सब कुछ अंगूठी रिंग में जमा कर सका। एक बार जब सब कुछ अंगूठी में जमा हो गया तो लिन म्यू शिकार वाली झोपड़ी तक पूरे रास्ते दौड़ता रहा। एक बार जब वो झोपड़ी में था तो उसने वे सभी नए हथियार निकाल लिए जो उसने खरीदे थे। वो उन सभी को चलाना चाहता था ताकि उन्हें महसूस कर सके। मुझे अब उनका अभ्यास करने की भी जरूरत है, लिन म्यू ने सोचा जब उसने एक कुल्हाड़ी घुमाई। उसने सूर्यास्त के समय तक 3 घंटे तक हथियारों का अभ्यास किया। भले ही लिन म्यू के पास प्रत्येक हथियार के लिए उचित प्रशिक्षण के तरीके नहीं थे, फिर भी उसने वो सब करने की कोशिश की जो उसने पहले अन्य लोगों को करते देखा था, चाहे वो कस्बे के गार्ड हो या शिकारी। लिन म्यू ने फिर आज मिले नए बीस्ट के मांस को पकाने से पहले बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का अभ्यास शुरू किया। 9th रैंक बॉडी टेम्परिंग बीस्ट के मांस की सुगंध उसके द्वारा पहले खाए गए अन्य मांस की तुलना में अधिक समृद्ध थी। एक बार जब ये पूरी तरह से पक गया तो उसने इसे मजे से खाया। भोजन करने के बाद लिन म्यू शांत हृदय सूत्र कामिंग हार्ट सूत्र का जाप करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। वो अपने पेट से फैल रही घनी महत्वपूर्ण ऊर्जा वाइटल एनर्जी को महसूस कर सकता था। ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रही थी और उसकी त्वचा और मांसपेशियों में आत्मसात असिमिलेट हो रही थी, जिसमें से एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा उसकी रक्तवाहिकाओं ब्लड वेसल्स में आत्मसात हो रही थी। 45 मिनट बाद महत्वपूर्ण ऊर्जा आत्मसात होना बंद नहीं हुई थी और लिन म्यू को महसूस हुआ कि उसकी त्वचा महत्वपूर्ण ऊर्जा से पूरी तरह संतृप्त सैचुरेटेड हो गई है। बस यही है, मेरी त्वचा अब और महत्वपूर्ण ऊर्जा आत्मसात नहीं कर सकती। यह मेरे लिए 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रन में प्रवेश करने का समय है, लिन म्यू ने निर्णय लिया। लिन म्यू ने महत्वपूर्ण ऊर्जा की उस छोटी सी धारा पर ध्यान केंद्रित किया जो उसकी रक्तवाहिकाओं में प्रवेश कर रही थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा बहुत हल्की तरंगे दे रही थी। उसने इन बहुत हल्की तरंगों पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें बढ़ाने की कोशिश की। उसने बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट सीखने के अपने अनुभव को लागू करने की कोशिश की और महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ाने की इच्छा की। वह पहली कोशिश में सफल नहीं हुआ। लिन म्यू ने बार बार वही प्रक्रिया दोहराई जब तक कि अंत में ऐसा लगा जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसके पेट में जमा महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक बड़ा सैलाब एक साथ बाहर निकला और उसकी रक्तवाहिकाओं में आत्मसात हो गया। उसकी रक्तवाहिकाओं से एक उत्तेजक सनसनी गुजरी और उसने 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रन में सफलता प्राप्त की। हाँ, अंत में सफलता। लिन म्यू चिल्लाया और खुशी में उछल पड़ा। 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रन में एक बड़ी बाधा बॉटलनेक थी। इसे पार करने के बाद शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बॉडी टेम्परिंग रन के शुरुआती चरण में जो मांसपेशियां टेम्पर्ड होती हैं, वे अधिक मजबूत और सख्त हो जाती हैं, लेकिन वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास रक्त की आवश्यक आपूर्ति नहीं होती है। मध्य चरण के दौरान त्वचा के साथ भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अंततः 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रन में प्रवेश करता है तो उसकी वाहिकाएं अंततः मांसपेशियों और त्वचा को आवश्यक रक्त प्रदान कर सकती हैं। एक व्यक्ति जो बॉडी टेम्परिंग रन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है वह अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उसकी गति और चपलता बढ़ जाती। देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू ने दौड़ना शुरू किया और पाया कि वह पहले की तुलना में दोगुनी तेजी से दौड़ सकता है। फिर उसने अंगूठी से बड़ी चट्टान निकाली और उसे जमीन पर गिरने दिया। उसने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठा सका, यह उसके लिए अभी भी बहुत भारी थी। लिन म्यू ने फिर उसे धकेलने की कोशिश की और कुछ प्रयास के साथ उसे धकेलने में सक्षम हुआ। कम से कम अब मैं इसे धकेल सकता हूँ, लिन म्यू जोर से बोला जब उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। अब बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट आजमाने की बारी है, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू घोड़े वाली मुद्रा हॉर्स स्टांस में आ गया और श्वास तकनीक का उपयोग किया। एक बार जब उसकी सांसें लय में आ गईं, तो उसने मूके की दिनचर्या फिस्ट रूटीन शुरू की। जैसे ही वह सही तालमेल पर पहुंचा, उसने बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट चलाया। ऊर्जा की एक धारा उसके दाहिने हाथ में प्रवेश कर गई और घूमने लगी,
जिससे एक स्थिर सर्पिल स्पाइरल बन गया। लिन म्यू ने अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किया और आगे की ओर मुक्का मारा। हवा का एक शक्तिशाली झोंका आगे की ओर निकला, जिससे पेड़ और झाड़ियां हिल गईं। पेड़ों से पत्तियां नीचे गिर गईं और एक सीटी जैसी आवाज सुनी जा सकती थी। लिन म्यू ने अंततः बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट में महारत हासिल कर ली थी। बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट चलाने के बाद लिन म्यू के शरीर में दौड़ रही ऊर्जा गायब हो गई और उसकी जगह सुन्न कर देने वाली थकान ने ले ली। लिन म्यू थकान के मारे जमीन पर गिर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट के सफल उपयोग के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा की इतनी गंभीर कमी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। महत्वपूर्ण ऊर्जा की कमी पहले से अधिक कठोर क्यों है? लिन म्यू हैरान हुआ जब वो जमीन पर लेटा था। लिन म्यू ने सोचा कि ऊर्जा की कमी इसलिए थी क्योंकि बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट में महारत हासिल नहीं थी और इस प्रक्रिया में ऊर्जा नष्ट हो रही थी। उसे यह नहीं पता था कि एक बार जब उसने इसमें महारत हासिल कर ली तो थकान केवल बढ़ेगी ही। मार्शल टेक्निक में महारत हासिल करने से पहले वो इसे 2 बार चलाने में सक्षम था, लेकिन अब जब उसने पूरी तरह से मार्शल टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी तो वो लगभग अक्षम होने से पहले केवल एक ही बार इसका उपयोग करने में सक्षम था। मुझे बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का उपयोग केवल उन्हीं स्थितियों में करना होगा जब मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहूं या जब मेरे पास कोई और विकल्प न बचा हो, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू आधे घंटे तक जमीन पर लेटा रहा। इसके बाद ही वह अपने स्टेमिना का कुछ हिस्सा वापस पाने में सक्षम हुआ। फिर वह खड़ा हुआ और शिकार करने का फैसला किया। वो शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वापस लौटा। वो एक हुक विंग स्वान और एक सिक्स प्रॉन स्टैग का शिकार करने में सफल रहा था। लिन म्यू कभी भी एक वयस्क 6 प्रॉन स्टैग को नहीं पकड़ पाता अगर 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रेल्म पर पहुंचने के बाद उसकी गति में वृद्धि न हुई होती। वो 6 प्रॉन स्टैग से आसानी से तेजी से दौड़ने में सक्षम था और अपनी छोटी तलवार के एक वार से उसने उसका जीवन समाप्त कर दिया। वापस आने के बाद उसने रात का खाना खाने से पहले दोनों जानवरों को साफ किया और तैयार किया। लिन म्यू ने फिर आधी रात तक उन विभिन्न हथियारों के साथ अपना अभ्यास जारी रखा जो उसने कल खरीदे थे। जब अंततः स्पेशल रिफ्ट खुला, उसे इस बार स्पेशल रिफ्ट में रेशमी रिबन का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला। लिन म्यू ने रेशम के फटे हुए टुकड़े की जांच की, लेकिन उसे वो साधारण लगा, इसलिए उसने उसे अंगूठी में रख दिया। फिर वह सो गया और निद्रालोक स्लीपस्केप में प्रवेश किया। निद्रालोक में उसने बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का अभ्यास किया। अब जबकि उसने बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट में महारत हासिल कर ली थी, उसे इसका अभ्यास करना बहुत उपयोगी नहीं लगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह और कहां सुधार कर सकता है। पुस्तिका में उल्लेख किया गया था कि बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट के उन्नत चरणों में तकनीक का उपयोग करते समय ऊर्जा सर्पिलों एनर्जी स्पाइरल्स की संख्या बढ़ाना शामिल है। लिन म्यू को याद आया। लिन म्यू निद्रालोक में पूरी तरह से मार्शल टेक्निक का अभ्यास नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपने शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। वह केवल रूप और तालमेल का अभ्यास कर सकता था। काश मैं कम से कम हथियारों का उपयोग करने का अभ्यास कर पाता, लिन म्यू ने खुद से शिकायत की। लिन म्यू के पास निद्रा लोक में करने के लिए अब और कुछ नहीं था, जब तक कि उसे सीखने के लिए कोई नई तकनीक न मिल जाए। ये समझने के बाद कि वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लिन म्यू बस बैठ गया और उन चीजों के बारे में सोचा जिनमें वह सुधार कर सकता है। जब तक वो नींद से जागा, लिन म्यू ने उन लक्ष्यों की एक पूरी मानसिक सूची बना ली थी जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। सबसे पहले वह एक ची कल्टिवेटर बनना चाहता था। दूसरा, वो अपनी उस संपत्ति को वापस खरीदने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करना चाहता था जो उससे छीन ली गई थी। अंत में वो दुनिया की खोज और अनुभव करना चाहता था। लिन म्यू की दुनिया की खोज करने की इच्छा उसकी मां से आई थी, जो उसे उन यात्रा वृतांतों और किताबों की कहानियां सुनाती थी जो उसने पढ़ी थी। वो उसे लुभावनी जगहों, भयंकर जानवरों, चकाचौंध भरे राज्यों और सुंदर राजकुमारियों के बारे में बताती थी। हालांकि जिन कहानियों ने लिन म्यू का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, वे अमर कल्टिवेटर्स और उनकी किंवदंतियों के बारे में थी। उसके सभी लक्ष्य आपस में जुड़े हुए थे और एक लक्ष्य को पूरा करने से दूसरों को लाभ होगा। एक कल्टिवेटर बनने से उसे बहुत सारा धन प्राप्त होगा, जिससे वह अपनी संपत्ति वापस खरीद सकेगा। वह अपनी पैतृक संपत्ति और वहां स्थित पारिवारिक कब्रों की देखभाल करने के अपने पुत्रोचित कर्तव्य को पूरा कर रहा होगा। एक बार जब लिन म्यू ने इन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया, तो वो दुनिया में भटकने और खोज करने के लिए स्वतंत्र होगा।
वो उन जगहों को देखने के लिए उत्सुक था जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था। जागने के बाद लिन म्यू ने अपना नाश्ता तैयार करना शुरू किया और बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट का अभ्यास किया। उसने तकनीक का उपयोग करते समय 2 सर्पिल बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि जैसे ही उसने दूसरे सर्पिल को बनाने के लिए ऊर्जा का एक और हिस्सा खींचने की कोशिश की, महत्वपूर्ण ऊर्जा बिखर गई। लिन म्यू ने कई असफलताओं के बाद मार्शल टेक्निक का अभ्यास करना बंद कर दिया और अपना नाश्ता किया। उसने शांत हृदय सूत्र का जाप किया और हमेशा की तरह महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात किया। वो बता सकता था कि अवशोषण अब्जॉर्प्शन की दर कम से कम 20% बढ़ गई थी और वो और भी अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। महत्वपूर्ण ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद उसने विभिन्न हथियारों का उपयोग करने का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान लिन म्यू इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह तलवारों, खंजरों और भाले के साथ अधिक सहज था। उसने कुल्हाड़ियों के साथ अभ्यास किया लेकिन उन्हें उपयोग करने में अजीब पाया और ढालों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उनके साथ केवल बचाव ही कर सकता था। दस्तानों, गॉन्टलेट्स के साथ उसने पाया कि वो उनका उपयोग बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट के साथ मिलकर कर सकता है। दस्ताने सख्त और कठोर चमड़े के बने थे जिन्हें धातु की प्लेटों से मजबूत रीइंफोर्स्ड किया गया था। वे लड़ाई के दौरान पहनने के लिए ठीक थे, लेकिन लिन म्यू उन्हें हर समय पहनने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, जैसा कि वह चोर से लूटे गए चमड़े के कवच के साथ कर रहा था। जब लिन म्यू प्रशिक्षण ले रहा था तो उसे कुछ याद दिलाया गया, अब जबकि वह 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रेल्म में था। वो रुका और उसने अंगूर के आकार के बैंगनी स्पिरिट फल को निकाला जिसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किया था। जैसे ही उसने इसे निकाला, वो इसमें जमा घनी स्पिरिट ची को महसूस कर सका। स्पिरिट ची स्पिरिट सेब की तुलना में बहुत अधिक घनी थी और स्पिरिट पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी। अब इसे खाना मेरे लिए ठीक होना चाहिए, लिन म्यू ने सोचा। लिन म्यू 8th रैंक बॉडी टेम्परिंग रेल्म में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था ताकि वह एक कल्टिवेटर बन सके। भले ही उसे एक आधिकारिक कल्टिवेटर बनने के लिए एक कल्टिवेशन मैनुअल की आवश्यकता होगी, फिर भी वह अब एक स्पिरिट फल खा सकता था। लिन म्यू ने अपना मन बना लिया और आगे बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और छोटे फल को अपने मुंह में डाल लिया। उसने अपने मुंह में फल को काटा और अपने मुंह में एक सुखद मिठास फैलते हुए महसूस की। एक पल के लिए फल का स्वाद लेने के बाद उसने उसे निगल लिया। चूंकि फल केवल एक अंगूर के आकार का था, इसलिए वह एक ही बार में खत्म हो गया। फल खाने के बाद पहले मिनट तक लिन म्यू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जिससे उसे लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं था और यह एक नकली स्पिरिट फल तो नहीं था जो उसने अभी खाया था। लेकिन 1 मिनट बीतने के बाद उसके लिए पीड़ा का समय आ गया था। उसके पेट से एक झुलसा देने वाला दर्द उठा और उसके शरीर में फैल गया। यह उसकी रक्तवाहिकाओं, मांसपेशियों और त्वचा से होता हुआ हड्डियों तक पहुंचा और उसके मज्जा, मैरो कुछ हुआ। तभी वह दर्द से चिल्ला उठा। आहा! लिन म्यू की पीड़ा से भरी चीख जंगल में गूंज उठी, जिससे पक्षी डरकर उड़ गए। स्पिरिट ची उन वाहिकाओं में फैल गई जिन्हें लिन म्यू ने अपनी रक्तवाहिकाएं समझा था, जब तक कि उसने यह निर्धारित नहीं कर लिया कि वे पूरी तरह से कुछ और थी। ये वाहिकाएं रक्तवाहिकाओं के समान थी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्थित थी, जिनमें से कुछ उनसे दूर भी फैली हुई थी। लिन म्यू अंततः समझ गया कि ये वाहिकाएं क्या थी। ये कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट मेरिडियंस थी, जिनके बारे में उसने कहानियों और अन्य लोगों से सुना था। दर्द उसकी मेरिडियन से होता हुआ उसके पेट तक पहुंचा, जहां वह फिर से ऊपर उठने से पहले एक पल के लिए स्थिर हो गया, जिससे एक चक्र बन गया। लिन म्यू अब चिल्लाने के लिए भी बहुत थक गया था। वो सिर से पांव तक पसीने से तरबतर था और उसके भूरे कपड़े भीग गए थे। कुछ मिनटों की पीड़ा के बाद वो महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में जमा महत्वपूर्ण ऊर्जा कई गुना बढ़ रही है। फल से प्राप्त स्पिरिट ची को उसके शरीर द्वारा अवशोषित किया जा रहा था और महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इस बिंदु पर लिन म्यू अंततः अपनी कुछ इच्छा शक्ति जुटाने में सक्षम हुआ और उसने शांत हृदय सूत्र का जाप किया। रहस्यमय अंगूठी के भीतर रहस्यमयी रून से बनी एक अलौकिक वेदी ऑल्टर मौजूद थी। जब से लिन म्यू ने स्पिरिट फल खाया था, वेदी चमक रही थी और हर मिनट और अधिक उज्जवल होती जा रही थी। जब लिन म्यू ने शांत हृदय सूत्र का जाप किया तो अलौकिक वेदी गूंजने लगी और अपनी ऊर्जा की तरंगे छोड़ने लगी। अचानक लिन म्यू को अपने सिर में 1000 भिक्षुओं के गरजते हुए मंत्र सुनाई देने लगे। गूढ़ मंत्र लिन म्यू के लिए समझ से बाहर थे, फिर भी वह किसी तरह उनके अंतर्निहित अर्थ को समझ सकता था। गरजते हुए जाप के प्रभाव में उग्र स्पिरिट ची अंततः शांत और स्थिर हो गई। स्पिरिट ची ने अनियंत्रित होना बंद कर दिया और लिन म्यू के पेट में जम गई।
उसने महसूस किया कि जिस स्थान पर यह जमी थी वो उसकी नाभि से 2 इंच ऊपर था और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अमूर्त हो। लिन न्यू यह निर्धारित करने में सक्षम था कि वह स्थान उसका डैंशन था। 1 घंटे के बाद वह थका देने वाली प्रक्रिया आखिरकार पूरी हुई, जिसके अंत में लिनमो अपनी चेतना को और अधिक बनाए नहीं रख सका और स्लीपस्केप में खींच लिया गया। एक बार जब वह स्लीपस्केप में था तो वह थकान महसूस नहीं कर सकता था और स्वतंत्र था। हालांकि जैसे ही उसने स्लीपस्केप में प्रवेश किया, वह एक और तूफान के लिए तैयार था। वर्तमान में स्लीपस्केप एक बड़े उथल पुथल से गुजर रहा था। रहस्यमयी रिंग के भीतर की अलौकिक वेदी ऑल्टर अभी भी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी। इस बार ऊर्जा रिंग से ऊपर उठ रही थी और स्लीपस्केप तक पहुंच रही थी। स्लीपस्केप अब अंधेरा नहीं था, इसके बजाय एक चकाचौंध नीले आकाश ने घने काले आकाश की जगह ले ली थी और जमीन पर घास उगाई थी। इन सभी घटनाओं को देखकर लिनमो विस्मय में रह गया। जहां लिनमो खड़ा था वहां से घास चारों ओर फैल रही थी और वैसा ही नीला आकाश भी। लिनमो सामने की ओर चलने लगा क्योंकि उसने एक नन्हे पौधे को पलक झपकते ही एक पेड़ बनते देखा। वह पास गया और उसकी जांच की क्योंकि उसने उसे काफी परिचित पाया। ये कुछ ही क्षणों के बाद था कि वह समझ गया कि क्यों। यह वही सेब का पेड़ था जिसके साथ वह बचपन से खेल रहा था। जब वह शहर से निकला था तब उसके नीचे सो गया था और जिस पर उसे रहस्यमयी रिंग मिली थी। वही पेड़ किसी तरह स्लीपस्केप में उगाया था। वह आगे बढ़ा और तने को छुआ। पेड़ की खुरदरी छाल असली लग रही थी और पत्तों की सरसराहट भी। लिनमो पेड़ के चारों ओर घूमा और जगह का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसने घास को छुआ और उसे बाहर खींचने की कोशिश की। घास बाहर खींच ली गई लेकिन जल्द ही उसके हाथ से गायब हो गई। यहां तक कि जिस स्थान से घास खींची गई थी वो भी पहले जैसा ही हो गया। तो मैं यहाँ के वातावरण को बदल नहीं सकता, लिनमो ने ऊंची आवाज में सोचा। जैसे जैसे वह भटकता और खोजबीन करता रहा, उसने स्लीपस्केप की विशेषताओं का पता लगा लिया। उसने पाया कि पूरे स्लीपस्केप की त्रिज्या रेडियस लगभग 200 मीटर के आसपास थी। यदि वह आगे चलता रहता तो वह सेब के पेड़ के सामने ही पहुंच जाता। उसने सेब के पेड़ को केंद्र माना और कई दिशाओं में जगह का नक्शा बनाया, लेकिन परिणाम वही पाया। मैं सीधे चलने के बाद उसी जगह पहुंच जाता हूं। तो ये जगह एक गोला सर्कल होनी चाहिए, नहीं, अधिक सटीक रूप से एक गोलार्ध स्फीयर, लिनमो ने निष्कर्ष निकाला। पूरे स्थान की खोज करने के बाद ही उसे उस सबसे बड़े अंतर का एहसास हुआ जो स्लीपस्केप और वास्तविक दुनिया के बीच मौजूद था। उसने ऊपर देखा और आकाश में सूर्य की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। आकाश में बादल भी नहीं थे, फिर भी किसी तरह आकाश नीला था। क्या यहां रात होगी? लिनमो ने मन ही मन सोचा। रात होगी या नहीं, ये पता लगाने का एकमात्र तरीका बस प्रतीक्षा करना और निरीक्षण करना था। लिनमो प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन फिर भी दिन को रात में बदलते नहीं देख सका। अंततः उसकी चेतना स्लीपस्केप से गायब हो गई और उसके शरीर में लौट आई। लिनमो सुस्ती में उठा और अपना ठिकाना जांचने के लिए चारों ओर देखा। वह अभी भी उसी स्थान पर था जहां वह थकान के कारण बेहोश हो गया था। उसने आधे चांद की ओर देखा जो उसके चेहरे को घूर रहा था और उसकी हल्की हंसी निकल गई। चीजें मेरे लिए बस और अधिक रोमांचक होती जा रही हैं, है ना? लिनमो खुद से बोला। उसने खड़े होने की कोशिश की और पाया कि उसका पूरा शरीर दुख रहा था। लिनमो पहले पसीने में भीगा हुआ था और चिपचिपाहट महसूस कर रहा था, इसलिए वो सफाई करना चाहता था। वो लड़खड़ाते हुए झरने के पास गया और स्नान किया जो उसे आरामदायक लगा, भले ही पानी बर्फीला ठंडा था जो आने वाली सर्दियों का संकेत था। नहाते समय उसकी नजर सेब के पेड़ पर पड़ी। तो यह अभी भी वही है। मुझे लगता है कि स्लीपस्केप वाला पेड़ सिर्फ एक प्रतिकृति रेप्लिका है, लिनमो ने सोचा। नहाने के बाद वह अपने दावों की पुष्टि करने के लिए सेब के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसने पेड़ को छुआ और कुछ पत्तियां और सेब तोड़े। पहले की तरह ये गायब नहीं हुए और उसके पास ही रहे। अपने दावों की पुष्टि करने के बाद लिनमो वापस शिकार वाली झोपड़ी में चला गया। वह अब पहले की तरह लड़खड़ा नहीं रहा था, भले ही उसे अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। शिकार वाली झोपड़ी में पहुंचने के बाद उसने चूल्हे पर कुछ मांस पकने के लिए रख दिया क्योंकि वह बहुत भूखा था। प्रतीक्षा करते समय लिनमो ने उन विशिष्ट संवेदनाओं को याद करने की कोशिश की जो उसने बैंगनी स्पिरिट फ्रूट खाने के बाद अनुभव की थी। वो उन विभिन्न रास्तों को याद करने में सक्षम था जो स्पिरिट ची ने लिए थे, जिससे उसे अपने मेरिडियंस के मार्गों का पता लगाने में मदद मिली। उसने अपने पेट पर ध्यान केंद्रित किया और अपने डांशन के अंदर तैरते हुए स्पिरिट ची के धुंधले धागों को महसूस किया। लिनमो ने यह देखने की कोशिश की कि क्या वो उन्हें नियंत्रित कर सकता है या नहीं। शुरुआती प्रयासों में लिनमो स्पिरिट ची के धागों को हिला तक नहीं सका, लेकिन बाद में वो उन्हें अपने डांशन के भीतर घूमने का आदेश देने में सक्षम हो गया। अभी वह अपने डांशन के आकार को समझने में सक्षम हुआ था। यदि वो स्पिरिट ची के धागों को बालों की लट जैसा माने
तो उसका डांशन लगभग शिकार वाली झोपड़ी के आकार के बराबर था। लिनमो को नहीं पता था कि इसे बड़ा माना जाए या छोटा, क्योंकि उसके पास तुलना करने के लिए कोई और नहीं था। न ही उसके पास इस विषय में उचित जानकारी थी। जब वो स्पिरिट ची के साथ खेल रहा था तब उसका रात का खाना तैयार हो गया था। जैसा कि लिनमो को लग रहा था कि वह पहले भूखा मर रहा था, उसने बड़े चाव के साथ अपना रात का खाना खाया और अपने द्वारा तैयार किए गए सभी मांस को चट कर गया। रात का खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी नियमित दिनचर्या का पालन किया और वाइटल एनर्जी को आत्मसात करने के लिए कामिंग हार्ट सूत्र का जाप शुरू कर दिया। अब वो समय था जब लिनमो ने दिन के अगले झटके का अनुभव किया। पेट से अवशोषित की गई वाइटल एनर्जी 10 मिनट के भीतर पूरी तरह से आत्मसात हो गई। जिस प्रक्रिया में उसे 45 मिनट लगते थे, उसमें अब केवल 10 मिनट लगे। जब सारी वाइटल एनर्जी अवशोषित हो गई, तभी उसे इसका कारण समझ आया। लिनमो की रक्तवाहिकाएं थोड़ी फैल गई थी और पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त हो गई थी। उसने अपने शरीर के भीतर वाइटल एनर्जी के घनत्व की जांच की और इसे पहले की तुलना में लगभग 2 गुना घना पाया। मैं बॉडी टेम्परिंग रेल्म के रैंक 9 में हूं, वो भी बिल्कुल शिखर पर। लिनमो जोर से चिल्लाया। उसकी रक्तवाहिकाओं में वाइटल एनर्जी अपनी अंतिम सीमा तक संतृप्त थी, जो बॉडी टेम्परिंग रेल्म के रैंक 10 की ओर उसकी आसन प्रगति का संकेत दे रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे रैंक 10 में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा, लेकिन वह जानता था कि वह निश्चित रूप से इसमें प्रवेश करेगा। स्पिरिट फ्रूट खाने से पहले लिनमो की एकमात्र उम्मीद बॉडी टेम्परिंग रेल्म के रैंक 9 में प्रवेश करने की थी और उससे ऊपर कभी नहीं, क्योंकि वह एक कल्टिवेशन मैनुअल खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन अब जब वो पहले से ही इसमें था और यहां तक कि रैंक 10 के करीब था, तो उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। 1 घंटे बाद लिनमो शांत हुआ और फिर से सीधा सोचने में सक्षम हुआ। मैं ये देखने की कोशिश कर सकता हूं कि क्या कामिंग हार्ट सूत्र मुझे स्पिरिट ची के धागों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लिनमो ने सोचा। अपने विचारों पर अमल करते हुए लिनमो कामिंग हार्ट सूत्र का जाप करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया और अपने डांशन पर ध्यान केंद्रित किया। कामिंग हार्ट सूत्र ने उसे ध्यान केंद्रित करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद की। कुछ और असफलताओं के बाद लिनमो अपने डांशन से स्पिरिट ची का एक धागा बाहर निकालने में सफल रहा। लेकिन जैसे ही लिनमो ने स्पिरिट ची के धागे को बाहर निकाला, उसने नियंत्रण खो दिया और वह धागा उसकी दाहिनी भुजा में चला गया और रिंग द्वारा सोख लिया गया। रहस्यमयी रिंग गुनगुना उठी और इससे पहले कि लिनमो कुछ सोच पाता, वो झोपड़ी से ओझल हो गया। जब लिनमो की दृष्टि वापस आई, तो उसने खुद को एक अंधेरे आकाश को घूरते हुए पाया जो चांदी और धूसर रंग की टिमटिमाती रेखाओं से भरा था। दूर कहीं उसे एक जानी पहचानी चमक दिखाई दे रही थी। मैं वापस रिंग में आ गया हूं? लिनमो ने खुद से सवाल किया। वो जलती हुई रोशनी की ओर बढ़ा और रहस्यमयी रून्स से बनी अलौकिक वेदी, अथीरियल ऑल्टर तक पहुंचा। वेदी शक्ति से गूंज रही थी, मानो वह लिनमो को बुला रही हो कि वह आए और उसे छुए। लिनमो ने वेदी की तड़प का जवाब दिया और करीब चला गया। जैसे जैसे वह कदम दर कदम आगे बढ़ा, लिनमो देख सकता था कि वेदी और अधिक चमक रही थी, मानो वह लिनमो की उपस्थिति का जवाब दे रही हो। जल्द ही लिनमो वेदी के बिल्कुल सामने था, जो तीव्र चमक के कारण लगभग भौतिक कॉर्पोरियल हो गई थी। लेकिन जैसे ही लिनमो ने वेदी को छुआ, वह स्पंदित होना बंद हो गई और शांत हो गई। अगले ही पल ये और भी तीव्र प्रकाश के साथ चमक उठी और लिनमो के मन में मंत्रों का एक शोर गूंज उठा। अपनी इच्छा को ब्लेड की तरह तेज करो, अपने नश्वर बंधनों का वध करो और सांसारिक क्लेशों के सामने अडिग बनो। प्रस्तुत है सेवरिंग हार्ट सूत्र। 9 डिवाइन हार्ट सूत्र का दूसरा भाग आखिरकार अनलॉक हो गया। सेवरिंग हार्ट सूत्र के गूढ़ मंत्र वर्तमान में लिनमो के मन में उकेरे जा रहे थे। जैसे ही मंत्र उसके सिर के भीतर गूंजे, उनके साथ एक तीव्र चुभने वाला दर्द हुआ। लिनमो के लिए ऐसा लग रहा था मानो बीतने वाला हर सेकंड एक दिन के बराबर हो। जब पूरी प्रक्रिया पूरी हुई तो लिनमो यह नहीं समझ सका कि कितना समय बीत चुका था, क्योंकि तीव्र दर्द ने उसके समय के बोध को छीन लिया था। जब दर्द कम हुआ तो लिनमो देख सकता था कि अलौकिक वेदी काफी धुंधली हो गई थी। यह अभी भी स्पंदित हो रही थी, लेकिन पहले जितनी तीव्रता से नहीं। उसे एक बार फिर लगा कि उसे वेदी को छूना चाहिए और उसने वही किया। लिनमो ने दर्द के अगले दौर के लिए खुद को तैयार कर लिया था जो आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय वेदी से ऊर्जा की एक बहुत ही कोमल धारा निकली जो रहस्यमयी रिंग तक गई और फिर लिनमो के सिर तक। एक बार जब ऊर्जा उसके सिर में प्रवेश कर गई तो उसके दिमाग में अतिरिक्त नई जानकारी दिखाई दी। केवल 2 चीजें थी जो उसे प्रसारित की गई थी, और ये 2 स्किल्स थी। उन्हें फ्लिकर और ब्लिंक कहा जाता था। लिनमो समझ गया कि रहस्यमय रिंग ने इन स्किल्स के बारे में जानकारी उसे दी थी और उसे बताया था कि ये कुछ जन्मजात स्किल्स थी जो उसी से उत्पन्न हुई थी। मुझे ये स्किल्स अभी क्यों मिली और पहले क्यों नहीं? क्या ये स्पिरिट ची के कारण हो सकता है? लिनमो ने आश्चर्य जताया। स्किल्स प्राप्त करने के बाद रिंग फिर से गुनगुना उठी
और लिन मू को शिकार वाली झोपड़ी में बाहर निकाल दिया। उसने चारों ओर देखा और अपने स्थान की पुष्टि की। लिन मू ने आज बहुत सारे झटकों का अनुभव किया था, इसलिए वो अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए फिर से कामिंग हार्ट सूत्र का जाप करने बैठ गया। आधे घंटे के बाद लिन मू पूरी स्थिति का सिर पैर समझने में सक्षम हुआ। मैंने सेवरिंग हार्ट सूत्र को अनलॉक किया और रिंग ने मुझे फ्लिकर और ब्लिंक नामक 2 स्किल्स प्रदान की। लिन मू ने एक वाक्य में निष्कर्ष निकाला। लिन मू जिस पहली चीज का परीक्षण करना चाहता था वह सेवरिंग हार्ट सूत्र था। वो देखना चाहता था कि यह कामिंग हार्ट सूत्र की तुलना में कैसा है और क्या यह उसके कल्टीवेशन में मदद कर सकता है। इसलिए इसका परीक्षण करने के लिए लिन मू पालथी मारकर बैठ गया और सेवरिंग हार्ट सूत्र का जाप करने लगा। सेवरिंग हार्ट सूत्र के मंत्र कामिंग हार्ट सूत्र से अलग थे। जहां कामिंग हार्ट सूत्र व्यक्ति को शांत महसूस कराता था, वहीं सेवरिंग हार्ट सूत्र व्यक्ति को रिक्त कर देता था। सबसे करीबी तरीका जिससे लिन मू अपनी भावनाओं का वर्णन कर सकता था वो था शून्य। उसने खुद को हर चीज से पूरी तरह रहित महसूस किया। उसने कोई इच्छा महसूस नहीं की, नहीं उसने कोई भावना महसूस की। उसने अपने शरीर के भीतर की वाइटल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया और उसे पहले जैसा ही पाया। इसने उसकी धारणा को वैसा नहीं बढ़ाया जैसा कि कामिंग हार्ट सूत्र ने किया था। लिन मू ने फिर अपने डांशन के भीतर स्पिरिट ची को महसूस करने की कोशिश की। पहले वह कामिंग हार्ट सूत्र की मदद से स्पिरिट ची के एक धागे को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन वह ये सटीक माप नहीं सका कि उसके डांशन में कितनी स्पिरिट ची थी। लेकिन एक बार जब उसने सेवरिंग हार्ट सूत्र का उपयोग किया तो उसने पाया कि उसका केवल 5% डांशन ही स्पिरिट ची से भरा था। उसने अपने पास मौजूद स्पिरिट ची के धागों की संख्या गिनने की कोशिश की और अनुमान लगाया कि वे लगभग 100 के करीब थे। वह एक सटीक संख्या नहीं पा सका क्योंकि स्पिरिट ची आपस में मिली और घुली हुई थी। यदि मेरा केवल 5% डांशन भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं स्पिरिट ची के लगभग 2000 धागे जमा कर सकता हूं, लिन मू ने सोचा। इसके बाद उसने स्पिरिट ची के एक धागे को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसे सफलतापूर्वक करने में सक्षम रहा। उसने और आगे जाने की कोशिश की और स्पिरिट ची को मेरिडियंस की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। उसने इच्छा की और स्पिरिट ची का धागा पहले मेरिडियन में प्रवेश कर गया। स्पिरिट ची को मेरिडियंस में पहुंचाना लिन मू के लिए कठिन हिस्सा था। अब जब यह मेरिडियंस में था तो इसके पास पालन करने के लिए केवल एक ही रास्ता था। जल्द ही लिन मू के नियंत्रण में स्पिरिट ची के धागे ने अपना पहला पूरा संचलन चक्र सर्कुलेशन साइकिल पूरा किया। लिन मू द्वारा ची सर्कुलेशन का पहला चक्र सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह अपने शरीर के छिद्रों को खुलते हुए महसूस कर सकता था, क्योंकि हवा से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित हुई और स्पिरिट ची के एक नए धागे में परिष्कृत हुई जो उसके डांशन में बस गई। क्या इसी तरह एक व्यक्ति को कल्टीवेशन करना चाहिए? लिन मू ने खुद से सवाल किया। लिन मू को नहीं पता था, लेकिन उसने अभी जो हासिल किया था वो किसी भी अन्य कल्टीवेटर को चौंका देता यदि उन्हें इसके बारे में पता होता। उसने कल्टीवेशन मैनुअल के उपयोग के बिना सफलतापूर्वक स्पिरिट ची को परिष्कृत किया था। भले ही यह एक मामूली मात्रा थी और वास्तविक कल्टीवेशन मैनुअल की दक्षता के बराबर नहीं थी, उसकी यह एकमात्र उपलब्धि अभी भी पृथ्वी हिला देने वाली थी। लिन मू ने सेवरिंग हार्ट सूत्र का जाप बंद कर दिया और खड़ा हो गया। एक बार जब सूत्र का प्रभाव समाप्त हो गया तो उसकी सारी भावनाएं लौट आईं। अभी वो समझ सका कि भावनाओं से रहित होना कितना परेशान करने वाला था। ये भावना या इसकी अनुपस्थिति अकथनीय है, लिन मू ने अपने चेहरे पर एक उलझन भरे भाव के साथ मन ही मन सोचा। अगली चीज जो लिन मू परीक्षण करना चाहता था वो 2 नई स्किल्स थी जो उसे रिंग द्वारा प्रदान की गई थी। वो सहज रूप से जानता था कि इन स्किल्स का उपयोग कैसे करना है। लिन मू ने जिस पहली स्किल का परीक्षण किया वह फ्लिकर नामक स्किल थी। वो जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह वास्तव में क्या करती है। इसे समझने के लिए उसे खुद इसका अनुभव करना होगा। इस प्रकार लिन मू ने एक गहरी सांस ली और स्किल को सक्रिय किया। स्वतः ही उसके डांशन से स्पिरिट ची का एक छोटा सा धागा उठा और रिंग में प्रवेश कर गया। रिंग द्वारा स्पिरिट ची की खपत होने के बाद कुछ नहीं हुआ, जिससे लिन मू भ्रमित हो गया कि वो कोई गलती कर रहा है या नहीं। उसने फिर से कोशिश की और स्पिरिट ची का एक और धागा खपत हुआ, जिसका कोई परिणाम नहीं मिला। उसने बार बार कोशिश की और सफलता का कोई संकेत नहीं मिला जब तक कि उसने स्किल का उपयोग करते समय अपने हाथों पर ध्यान नहीं दिया। लिन मू ने देखा कि जब भी वो फ्लिकर का उपयोग करता, उसके हाथ एक पल के लिए धुंधले हो जाते। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उसने फिर से कोशिश की और वास्तव में इसे सच पाया। उसके बाद के प्रयासों में उसने पाया कि न केवल उसके हाथ धुंधले हो रहे थे, बल्कि उसका पूरा शरीर भी धुंधला हो रहा था। लिन मू को अचानक एक अंतर्दृष्टि मिली और उसे 2 चोरों के साथ अपनी पहली लड़ाई याद आई। तब भी वैसी ही बात हुई थी और उन दोनों आदमियों के हमले उसके शरीर से ऐसे निकल गए थे जैसे वह हवा का बना हो। तो यह वही स्किल थी जिसने तब मेरी जान बचाई थी, लिन मू चिल्लाया। वो स्किल का और अधिक परीक्षण करना चाहता था,
इसलिए उसने फ्लिकर का उपयोग करते समय अपने हाथ से मेज को पकड़ा। जैसे ही उसने स्किल का उपयोग किया, लिनमू का हाथ मेज के आर पार ऐसे निकल गया जैसे वह हवा हो। लिनमू विस्मय में रह गया और अपने हाथ को घूरने लगा। उसने कई चीजों के साथ इसका परीक्षण किया और पाया कि यह वैसा ही काम करता है। लेकिन परीक्षण के दौरान उसे स्किल की सीमाएं भी मिली। स्किल उसके शरीर को केवल 1 सेकंड के लिए अभौतिक इमेटेरियल बनाती थी, जिसके बाद वो ठोस हो जाता था। हालांकि उसके हाथ के लिए मेज जैसी पतली वस्तुओं के आर पार जाना संभव था, लेकिन ये झोपड़ी की दीवार या निश्चित रूप से खुद जमीन के आर पार नहीं जा सकता था। जब वो स्किल का उपयोग करता था तो मुट्ठी भर मिट्टी और छोटे पत्थर उसके हाथों से गिर सकते थे, लेकिन वह अपना हाथ धरती के भीतर नहीं धकेल सकता था। लेकिन अगर स्किल की सीमा वस्तुओं की मोटाई पर निर्भर करती है, तो मैं उस चोर की कुल्हाड़ी को चकमा देने में कैसे सक्षम था? लिनमू ने एक हैरान नजर के साथ आश्चर्य जताया। लिनमू ने थोड़ा सोचा और समझा कि और भी कारक हो सकते हैं जिन्होंने स्किल को प्रभावित किया। उसने छोटी तलवार निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया जबकि उसने फ्लिकर का उपयोग किया। उसने उम्मीद की थी कि यह उसके हाथ से गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर इसे अपने बाएं हाथ के खिलाफ सपाट रखा और उस पर वार किया। इस बार यह उसके बाएं हाथ के आर पार निकल गई, लेकिन फिर भी उसके दाहिने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो किसी वस्तु की मोटाई, साथ ही वह गति जिस पर मेरा शरीर उसके माध्यम से चलता है, ये तय करती है कि स्किल काम करेगी या नहीं। लिनमू ने निष्कर्ष निकाला और मन ही मन गर्व महसूस किया। केवल इसी बिंदु पर उसने देखा कि उसने अपने डैंशन में लगभग सभी स्पिरिट ची को समाप्त कर दिया था। इससे उसे यह भी अंदाजा हो गया कि वह फ्लिकर स्किल का कितनी बार उपयोग कर सकता है। उसने स्किल का एक बार उपयोग करने के लिए स्पिरिट ची के एक धागे की खपत की। इस प्रकार रुकने से पहले कम से कम 100 बार इसका उपयोग कर सकता था। लगता है मुझे दूसरी स्किल का परीक्षण कल ही करना होगा, लिनमू ने सोचा। सभी प्रयोगों के बाद लिनमू एक बार फिर थक गया था और उसे नींद आ रही थी। वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। हालांकि इस बार लिनमू स्लीपस्केप में प्रवेश नहीं किया, बल्कि सामान्य रूप से सो गया। जब लिनमू जागा तो पहले ही दोपहर हो चुकी थी। उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ क्योंकि लंबे समय में यह पहली बार था जब वह सामान्य रूप से सोया था। उसने जकड़न दूर करने के लिए अंगड़ाई ली और शिकार वाली झोपड़ी से बाहर निकल गया। तेज धूप ने उसे एक पल के लिए अंधा कर दिया, जिससे उसने अपनी आंखें ढक ली। एक पल बाद जब उसकी आंखें चमक की आदी हो गईं, तो वह अपनी दृष्टि में अंतर देख पा रहा था। वो जो कुछ भी देखता, चाहे वह पेड़ हो, बादल हो, फूल हो या घास, उसे सब जीवंत लग रहा था। लिनमू ने यह भी पाया कि वह अब बहुत दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या यह स्पिरिट ची का प्रभाव है? इसने मेरी दृष्टि को भी बढ़ा दिया। रुको, वह नहीं है। मेरी सूंघने की शक्ति भी बढ़ गई है, लिनमू जोर से बोला। लिनमू उन फूलों की खुशबू सूंघ पा रहा था जो जंगल में बहुत दूर थे। वह अपने पैरों के नीचे की घास की बहुत हल्की गंध भी सूंघ सकता था। यह उसके लिए पूरी तरह से अलौकिक अनुभव था। लिनमू ने फिर अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू की, लेकिन प्रशिक्षण के बजाय वह अपने डैंशन को महसूस करने के लिए बैठ गया। उसने देखा कि उसकी लगभग आधी स्पिरिट ची वापस आ गई है। ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं सोता हूं तो मेरी स्पिरिट ची का एक हिस्सा बहाल हो जाता है, लिनमू ने सोचा। लिनमू रिंग से मिली दूसरी स्किल का परीक्षण करने से पहले जितनी हो सके उतनी स्पिरिट ची बहाल करना चाहता था। इस प्रकार वह बैठ गया और सेवरिंग हार्ट सूत्र का जाप करने लगा। सभी भावनाओं के खो जाने से लिनमू को खालीपन महसूस हुआ, लेकिन इसने उसकी धारणा को भी तेज कर दिया। उसकी चेतना ने उसके डैंशन में प्रवेश किया और स्पिरिट ची के एक धागे पर नियंत्रण कर लिया। लिनमू ने इसे मेरिडियंस में निर्देशित किया और उस पथ के अनुसार संचालित किया जिसे उसने खोजा था। पहला चक्र 2 मिनट में पूरा हुआ। जिस एकल धागे को उसने घुमाया था वह अधिक परिष्कृत हो गया था और स्पिरिट ची का एक और धागा हवा से अवशोषित होकर उसके डैंशन में संघनित कंडेंस हो गया था। तो न केवल स्पिरिट ची को घुमाना अधिक धागों को संघनित करता है, बल्कि यह पहले से मौजूद स्पिरिट ची को परिष्कृत भी करता है, लिनमू समझ गया। ची रिफाइनिंग रेल्म में एक कल्टिवेटर मुख्य रूप से अपने पास मौजूद स्पिरिट ची की मात्रा बढ़ाता है और फिर उसे अधिक शुद्ध और संघनित बनाने के लिए परिष्कृत करता है। ची रिफाइनिंग रेल्म को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। शुरुआती चरण, अर्ली स्टेज, मध्य चरण, मिड स्टेज, देर चरण, लेट स्टेज और शिखर चरण, पीक स्टेज। ची रिफाइनिंग रेल्म के शुरुआती चरण में एक कल्टिवेटर स्पिरिट ची को संघनित करता है और अपने डैंशन का आधा हिस्सा भरता है। मध्य चरण में उनका पूरा डैंशन स्पिरिट ची के धागों से भर जाता है। देर चरण में एक कल्टिवेटर स्पिरिट ची के धागों को तरल रूप में परिष्कृत करना शुरू कर देता है, जबकि शिखर चरण में वे अपने डैंशन को तरल स्पिरिट ची से पूरी तरह भर लेते हैं। लिनमू ने कई संचलन चक्र पूरे किए और पाया कि वह जितना अधिक घुमाता था उतना ही तेज होता जाता था। शुरू करने के 1 घंटे बाद उसकी दक्षता लगभग दोगुनी हो गई थी।
उसने 1 और घंटे तक कल्टीवेशन जारी रखा, जिसके बाद उसने अपनी स्पिरिट ची को पूरी तरह से बहाल कर लिया था और वास्तव में इसे थोड़ी मात्रा में पार भी कर लिया था। लिन मु इस बिंदु पर रुक गया और अशुद्ध ची की एक सांस छोड़ी, जिससे उसका पहला उचित कल्टीवेशन सत्र समाप्त हुआ। वह अपने सुधार को महसूस कर सकता था और समझ गया था कि यही वह रास्ता था जिसका उसे पालन करना था। लिन मु ने अपने पेट की गड़गड़ाहट सुनी और अपना नाश्ता करने चला गया। नाश्ता करने के बाद उसने कामिंग हार्ट सूत्र का जाप किया और अपने द्वारा खाए गए मांस से वाइटल एनर्जी को आत्मसात किया। एक और बात जो उसने देखी वह ये थी कि वाइटल एनर्जी के अलावा ची की एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा भी उसके शरीर में अवशोषित हो रही थी। क्या जंगली जानवर के मांस में भी स्पिरिट ची होती है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं 9 स्टेज बॉडी टेम्परिंग वाले जानवर का मांस खा रहा हूं? लिन मु ने विचार किया। अब जब उसने अपना नाश्ता कर लिया था और उसकी ची की भरपाई हो गई थी, लिन मु रिंग से प्राप्त दूसरी स्किल का परीक्षण करने के लिए तैयार था। दूसरी स्किल को ब्लिंक कहा जाता था। लिन मु ने स्किल को सक्रिय किया और एक पल में उसके पूरे ची भंडार का 10% खर्च हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपने शरीर को यह देखने के लिए देखा कि कोई बदलाव हुआ है या नहीं, लेकिन वह कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सका। लिन मु ने फिर से स्किल का उपयोग किया, जिससे उसकी की का और 10% खर्च हुआ। इस बार उसने ये देखने के लिए अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या कुछ अलग है। वह अपने शरीर से फिर से कुछ भी अलग महसूस नहीं कर सका। उसने तीसरी बार स्किल का उपयोग किया, लेकिन पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रयास में वो सफल रहा और पाया कि स्किल सक्रिय होने पर एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। मेरी दृष्टि धुंधली क्यों हुई? लेकिन जब मैंने अपने शरीर को देखा तब तो ऐसा नहीं हुआ था, लिन मु ने खुद से सवाल किया। स्किल के कार्य का पता लगाने की खोज में लिन मु ने इसका कई बार उपयोग किया, जब तक कि उसका पूरा डांशन खाली नहीं हो गया और थकान ने उसके शरीर को भर दिया। वह रुक गया क्योंकि उसकी ची खत्म हो गई थी और 1 घंटे तक आराम किया। लिन मु ने अधिक ची की कल्टीवेशन करने के लिए एक बार फिर सेवरिंग हार्ट सूत्र का जाप किया, लेकिन पाया कि उसके शरीर की वाइटल एनर्जी स्पिरिट ची में परिवर्तित हो रही थी। उसने गहराई से ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि वाइटल एनर्जी और स्पिरिट ची के बीच रूपांतरण का अनुपात अत्यधिक असमान था। स्पिरिट ची का एक धागा बनाने में बड़ी मात्रा में वाइटल एनर्जी लगती थी। लिन मु की लगभग आधी वाइटल एनर्जी समाप्त होने से पहले इसकी खपत रुक गई। इसका मतलब है कि एक बार जब मैं अपनी स्पिरिट ची समाप्त कर देता हूं, तो मेरी वाइटल एनर्जी इसकी भरपाई के लिए उपयोग की जाएगी, लिन मु ने सीखा। उन कल्टिवेटर्स के लिए जो ची रिफाइनिंग रेल में थे, स्पिरिट ची के पूरी तरह समाप्त हो जाने पर उसे बहाल करना कठिन था। उन्हें अधिक स्पिरिट ची पैदा करने में सक्षम होने के लिए कम से कम एक धागे की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार स्पिरिट ची को बहाल करने के लिए एक कल्टिवेटर का शरीर इसकी पूर्ति के लिए अपनी ही वाइटल एनर्जी का उपयोग करेगा। केवल जब एक कल्टिवेटर को कंडेंसेशन रेल में प्रवेश करता है, तभी वो हवा से स्वतंत्र रूप से स्पिरिट ची को अवशोषित कर सकता है। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।